हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुविज़ोपीडिया वर्ड। और ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारी एसएसटी की रिवीजन सीरीज़ का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ दिया था। इस वीडियो में लेक्चर में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप देखो तो आप देखोगे कि उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। जैसे हम आज जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं, तो उस समय ये सब किंगडम्स, डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइडेड थे। जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है हमें हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल करता था। तो यहाँ के लोगों की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ना ही कोई कॉमन कल्चर था। जैसे कि ये अल्पाइन रीजन में द टायरोल, ऑस्ट्रिया और सदरलैंड, साथ ही साथ बोहेमिया में रूल करता था, जहाँ जर्मन भी स्पीकिंग लोग भी पाए जाते थे और इटालियन स्पीकिंग लोग भी पाए जाते थे। तो अब बात है कि आखिर नेशनलिज्म और उसका आइडिया आया कहाँ से। तो हम अब पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी उस कॉन्टिनेंट की। ये सब लोग भले ही अलग अलग रीजन्स में रहा करते थे, लेकिन ये एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे कि इनके जीने का तरीका एक जैसा था। इन सब लोगों ने कुछ स्टेट्स को ओन कर रखा था, साथ ही साथ इनके बड़े बड़े टाउन हाउसेस भी इनके थे। ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। ये लोग अब एक दूसरे की फैमिलीज़ को शादी के बंधनों से जोड़ करके रखते थे। मतलब लव मैरिज तो नहीं हो पाती होगी, बट ये न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप भी था। और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो किनकी थी, पीजेंट्री की। तो इस दौरान क्या होता है, इंग्लैंड में जो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है, और 19th सेंचुरी में फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने में एक नया सोशल ग्रुप एमर्ज होकर के आता है, जो कि था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स आते थे। तो इसमें जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थी, तो इसने एक आइडिया को स्प्रेड किया जो कि था नेशनल यूनिटी का, जिसमें मेन थीम क्या थी कि एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस है उनका अबॉलिशन होना चाहिए। तो अब है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो आखिर इसका मतलब क्या था। तो लिबरलिज्म सबसे पहले तो एक आइडियोलॉजी है, यहाँ मिडिल क्लास के लिए है। तो लिबर का मतलब होता है फ्री, ये एक लैटिन वर्ड है। तो मिडिल क्लासेस के लिए ये लिबरलिज्म था फ्रीडम के लिए, और इंडिविजुअल को, हर एक किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनके लिए ये मतलब था। तो पॉलिटिकली उनका मतलब था कि जो गवर्नमेंट बने वो सबकी कॉन्सेंट से बने, साथ ही साथ ऑटोक्रेसी का और क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो। यहाँ पर ऑटोक्रेसी को मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि हम लोग काफ़ी बार ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रिच क्लास के लोग, और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है मोनार्की। तो ये लोग चाहते थे कि मोनार्की का भी एंड हो जाए और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं उनका उसका भी एंड हो जाए। जो 19th सेंचुरी के लिबरल्स थे, ये चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसमें इनवायलेबिलिटी ना हो। यहाँ तक कि जब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहते थे, तो इसमें लेकिन यूनिवर्सल सफरेज नहीं आता था, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि फ्रांस में वोट का राइट किसको था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को, विमेंस को, और जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म किस लिए खड़ा था, उसका क्या मतलब होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। तो मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं ट्रेड करने पे, वो हट जाना चाहिए एक तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल देखा है कि जब नेपोलियन ने बहुत सारे कंट्रीज़ में रूल कर दिया था, तो उस समय उसकी जो कन्फेडरेशन थी वो 39 स्टेट्स की थी, और हर एक स्टेट की अपनी करेंसी, अपना और वेट और मेजर का एक अनुमान था। तो एक बार एक मर्चेंट होता है, वो हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए 1833 में। तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से होकर के जाना पड़ता है, जहाँ उसे 5% हर जगह पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ हर जगह वेट और मेजरमेंट अलग अलग था, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। जैसे एक और एग्जांपल देखा है कि जो एक एले है वो क्लोथ को मेज़र करने की यूनिट है। तो देख सकते हो कि जो फ्रैंकफर्ट में जो क्लोथ लिया गया, वहाँ उस एक एले की जो लेंथ थी वो 54.7 सेंटीमीटर थी, मेंस में 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65.6 और फ्यूरेमबर्ग में 53.5। तो इस सब के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, किसके इनिशिएटिव पे बना, प्रोशिया के, और इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, इन्होंने टैरिफ बैरियर्स जो थे उसको अबॉलिश किया, जो नंबर ऑफ़ करेंसीज थी उसे 30 से 2 पे लाए, और कुछ रेलवे नेटवर्क बनाए जिससे कि इधर उधर जाना आसान हो गया था, मोबिलिटी ईजी हो गई थी।
इसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अब जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट के अंदर एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट आ जाती है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि एक फ़िलासफ़ी होती है जिसमें कि पुराना जो हमारा ट्रेडिशन था उस पर बिलीव करते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, और साथ ही साथ जो चेंज होता है उसे वो लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं देन क्विक चेंज। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़ा कंजर्वेटिव, मतलब वो थोड़े ट्रेडिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि जो चेंज आए वो ग्रेजुअली आए, अचानक वाला चेंज ना आए कि आज मोनार्की थी कल अचानक से डेमोक्रेसी आ जाए। तो इसीलिए ये लोग क्या चाहते थे कि जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे स्टेट और सोसाइटी के, जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज़, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये सब इन सबको प्रिजर्व होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कंजर्वेटिव्स ये भी चाहते थे कि जो नेपोलियन चेंज लाए उन कुछ चेंजेस को ना बदला जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मोनार्की को ये थोड़ा स्ट्रेंथन करती है। इसके बाद क्या होता है 1815 में जो यूरोपियन पावर्स होती है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब लोगों ने नेपोलियन को मिलकर के हराया था। तो ये सब लोग वियना पे मिलते हैं और एक सेटलमेंट को ड्रॉप करते हैं। ये जो कांग्रेस जो होस्ट की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चैप्टर में कई बार आएगा, याद कर लो। इसके बाद 1815 में जो है ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉ अप की गई। इस ट्रीटी का मतलब क्या था? इन्होंने जितने भी चेंजेस नेपोलियन लाया था फ्रांस में, इन्होंने उस सब को अंडू कर दिया। जैसे कि जो बार्बन डायनेस्टी थी, जिसने अपना जो कि नेपोलियन ने डिफीट कर दी थी, उसको दोबारा से लाया गया, उसे रिस्टोर किया गया। फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज़ खो दी जो कि नेपोलियन के अंदर आई गई थी। जो फ्रेंच एक्सपेंशन थे उसके लिए स्टेप्स लिए गए कि ताकि फ्रेंच और एक्सपेंड ना हो पाए। कुछ टेरिटरीज़ प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया को दी गई। और मेन इंटेंशन क्या था इस सब का कि जो मोनार्की जो हटाई गई थी नेपोलियन के द्वारा, और जो उसको दोबारा लाना, उसको रिस्टोर करना और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना यूरोप में। अभी जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स आए थे सारे ऑटोक्रेटिक थे। इसमें ये लोग बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट या फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी शब्द नहीं सुनते थे। ये उन सब पे सेंसरशिप लॉज लगाते थे जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में गाया जाता था। मतलब जिसमें किसी में भी अगर लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया आता था तो ये उस सब पे सेंसरशिप लगा देते थे। तो भले इन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो यादें थी, ये जो लिबरल्स थे वहाँ के, उनको इंस्पायर करते रहते थे। और अब उन सभी लिबरल नेशनलिस्ट के लिए एक नया जो इशू आ गया था, वो क्या था कि प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए। अब द रिवॉल्यूशनरीज़, तो सबसे पहले तो 1815 के दौरान जब इतना रिप्रेशन हुआ तो कई सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड चले गए। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जहाँ की रिवॉल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे। तो इसके बाद जो होता है कि ये इन सब का एक कमिटमेंट था कि इन्हें मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज़ करना है, साथ ही साथ इन्हें लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो इसी दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिसेपे मेज़ानी आता है। तो ये जिनोवा में बॉर्न हुआ था 1807 में। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था कारोबनी में। 24 की एज में इसे एग्जाइल के लिए भेज दिया गया था 1831 में, क्योंकि इसने एक रेवोल्यूशन किया था लिगेरिया में, और इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को सेटअप किया था, यंग इटलियन मार्शलीज और यंग यूरोपियन बर्न। तो इसका मानना ये था कि भगवान ने, मतलब गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इन शॉर्ट, ये जो इटली है उसे यूनिफाई करना चाहता था। और मेटरनिच ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया? एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इसमें इतना ही, बाकी द एज ऑफ रिवॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।